नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 7 PM न्यूज लाइव। एक बड़ी बहस के साथ आज हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से तमिलनाडु में चल रही मस्जिदों में चल रही गैर कानूनी शरिया अदालतों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि 1 महीने के अंदर गैर कानूनी तरीके से चल रही इन शरिया अदालतों पर का परिचालन पूरी तरह से बंद हो, अन्यथा इन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हम लगातार देख रहे हैं कि शरिया कानून को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं और कानूनविदों के बीच में एक बड़ी बहस चल रही है। यूनिवर्सल सिविल कोड की बात चल रही है, 3 तलाक पर बैन की बात चल रही है और ऐसे में यह फैसला पूरी तरीके से इस मसले को क्या नया आयाम देने वाला है। आज इसी पहलू पर एक बड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ कुछ ही पल में जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने मक्का मस्जिद में चल रहे शरई कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिराजुद्दीन के मुताबिक हाईकोर्ट ने सरकार से भी यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस तरह की कोई अदालत काम ना करने पाए। सिराजुद्दीन ने बताया कि हाईकोर्ट ने सोमवार को ये फैसला एक अनिवासी भारतीय अब्दुल रहमान की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया। शरई परिषद किसी अदालत की तरह से काम कर रही थी। अब्दुल रहमान अपनी छोड़ चुकी पत्नी के साथ फिर से रहना चाहता था, लेकिन शरई परिषद उस पर अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए दबाव डाल रही थी। इसके बाद वे हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि धर्मस्थलों का इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक कामकाज के लिए किया जा सकता है। राज्य सरकार से इस मामले में स्टेट रिपोर्ट भी दाखिल करें। मद्रास हाईकोर्ट की पहली पीठ के न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश एम सुंदर ने कहा कि धार्मिक स्थान या पूजा के अन्य स्थान सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए होने चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि आने वाले 4 हफ्तों में इस तरह की शरिया अदालतें बंद की जाएं। सरकार इस तरह की अदालतों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट दे। NRI अब्दुल रहमान ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि अन्ना सलाई में एक मस्जिद में मक्का मस्जिद शरीयत काउंसलिंग नामक संस्थान आम अदालत की तरह फैसले कर रही है। जनहित याचिका में कहा गया कि यह शरिया अदालत वैवाहिक विवाद संबंधी तलाक संबंधी मामलों का निपटारा कर रही है। रहमान के वरिष्ठ वकील सिराजुद्दीन ने कहा कि जनहित याचिका बड़ी संख्या में मासूम मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए दाखिल की गई है। तमिलनाडु में हजारों की संख्या में मुस्लिम शरिया कोर्टों के हाथों उत्पीड़न झेल रहे हैं। रहमान ने कहा, मैं स्वयं काउंसलिंग के फैसले का भुक्तभोगी रहा हूं। मैं पत्नी के साथ दोबारा रहना चाहता, लेकिन मुझसे तलाक के दस्तावेज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया गया और तलाक का फैसला हो गया। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदर की पीठ ने इस अनाधिकारिक अदालतों को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। सुदर्शन न्यूज के लिए रीति के साथ प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। तो सवाल सीधा सीधा है कि धार्मिक स्थल, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, जैसा कि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि धार्मिक स्थल सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों के लिए होना चाहिए, ना कि किसी न्यायिक व्यवस्था के लिए। जब देश में न्याय की सुचारू व्यवस्था है, न्यायपालिका अलग से है, तो फिर धार्मिक स्थलों पर ऐसी न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत है। चलिए बिना समय गंवाए आज के मेहमानों से आपका वास्ता कराती हूँ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदू जागरण अभियान के संयोजक और हिंदू अभियान.com के फाउंडर जितेंद्र खुराना साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम मामलों के जानकार और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मौलाना सैयद शम्सुल हसन साहब, बहुत बहुत स्वागत। और लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने शिया मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम मामलों के जानकार मौलाना यूसुफ अब्बास साहब। अब्बास साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप तीनों के साथ फर्स्ट कमेंट के साथ शुरुआत करूंगी। मैं डॉक्टर सैयद आपसे पहला कमेंट चाहूंगी, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं और मुस्लिम मामलों के जानकार भी हैं। ये एक बड़ा फैसला है। जिस तरीके से शरिया कानून को लेकर आवाजें उठ रही थी, जिस तरीके से 3 तलाक को लेकर आवाजें उठ रही है, ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला आना, आप क्या इस फैसले से इत्तेफाक रखते हैं? क्या राय है आपकी? देखिए, मुझे जो है वो एक बात क्लियर करने दीजिए जी।
कि पहले तो कि हिंदुस्तान का जो कानून है, जो आइन है, उस पर पूरा जो है वो यकीन और भरोसा रखना चाहिए, और मुझे है। बिल्कुल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए कि मुल्क हमारा है, और जो आइन जो कानून मुल्क का बनाया गया है उस पे चलना हमारा फ़र्ज़ होता है। हमारा भी सबसे बड़ा धर्म यह है कि हम उसके कहने पे चलें। बिल्कुल। मुल्क का वफादार होना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। अब मुल्क की कोई अदालत है तो अदालत कोई फ़ैसला करती है, उसको तो मानना पड़ेगा, इसलिए कि वो अथॉरिटी है। हम अगर यहाँ मुल्क के बाशिंदे हैं तो हमको जो है, हमारे ऊपर जो है अदालत है, अदालत जो कहती है उसके फ़ैसले को हमें तस्लीम करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे हक़ में हो चाहे हमारे ख़िलाफ़ हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। पहली बात। अब रही बात कि ये एक है शरीयत और एक कानून। जी, तो हमारे यहाँ जो है वो शरीयत ही कानून है, कानून ही शरीयत है। समझ गए आप? तो शरीयतें बदली, लेकिन आखिरी जो शरीयत आई सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा की, वो शरीयत जो है उसके बारे में कहा गया वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की शरीयत इसके बाद बिल्कुल नहीं बदलेगी। तो जो वहाँ से चली है शरीयत, हम उसको मानते हैं। अब उसके अंदर शरीयत में जब फैसला किया गया है तो इस्लाम में जो है वो 72 फ़िरक़े सामने आए। लेकिन सर यहाँ पे एक बहुत आप जिस तरह से आप पहलू समझाने की कोशिश करें, एक सवाल जो उठेगा कि ठीक है कि शरीयत है, कानून है, लेकिन कानून कई बार इसी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा था, बेजा इस्तेमाल हो रहा है। आज आप देखिए कि इस फैसले के बाद से अगर हम मद्रास की बात करते हैं तो वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने जो परेशान हैं, खुद अब्दुल रहमान जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनका कहना है कि ऐसी जो शरिया अदालतें चलती हैं उसकी वजह से मुस्लिम ही परेशान होते हैं, इसलिए इस ऐसी अदालतों पर रोक लगाया जाना जरूरी था। तो फिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि जो कानून है वो कहीं ना कहीं से लोगों को एक इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है? कानून का काम ही यही है कि इंसाफ दिया जाए, लेकिन इन शरिया अदालतों से तो लोग परेशान हो रहे हैं। अब मैं आपसे यही तो बता रहा हूँ, इसी की तो बात है कि आप शरीयत अदालत जो कह रहे हैं, जो इसकी आड़ ली जा रही है, पहले तो ये होगा जो आदमी जिसने जो है वो पिटीशन दाखिल किया, जो फैसला चाहता है, उसके बारे में पूछ लीजिए कि वो किस शरीयत पे अमल कर रहा है, वो कौन सी शरीयत को मान रहा है। इसलिए कि इस्लाम अगर मुसलमान है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें 73 फ़िरक़े हैं या उसके अंदर जो है वो क्या नाम है, और भी 4 जो है ब्रांचेस ख़ास तौर से हैं। तो हम जो है फ़िक़्ह जाफ़री पे हैं, हम्बली भी हैं, शाफी हैं, हनफी हैं, किस शरीयत पे अमल कर रहे हैं, जो बात आपने बहुत अच्छी इनिशियली एक बहुत अच्छी, मैं एक चीज़ और आपसे ये इस पे कमेंट लेके आगे बढ़ूंगी कि आपने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, अगर उस मुल्क की एक न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, तो फिर एक देश एक कानून होना चाहिए ना सर। ऐसी अदालतों की क्या ज़रूरत? जब आपको पूरा भरोसा है अपने देश के न्यायालय पे, तो फिर अलग से शरिया अदालतों की क्या ज़रूरत ही क्या है? हाँ, ऐसी अदालतें जो हैं वो ज़बरदस्ती की चल रही हैं, उसको मैं मानता हूँ वो गलत हैं। हाँ। कि जो शरीयत अदालतें मस्जिद में चलेंगी और यहाँ चलेंगी वहाँ चलेंगी, नहीं, आप सब लोग मिल करके बैठिए, बैठ करके एक फ़ाइनल जो है वो कुछ तय कीजिए कि भाई ये चीज़ है। अब यहाँ तक 1400 साल से लेकर आज तक जो है वो फाइनलाइज कोई नहीं कर पाया कि ये शरीयत है कि वो शरीयत है। ठीक है, हम कहते हैं जिसको सही है, वो दूसरे लोग जो कहते हैं उसको गलत है। ठीक है, मौलाना अब्बास साहब के पास चलते हैं, फिर मैं जितेंद्र जी के पास आती हूँ। मौलाना यूसुफ अब्बास साहब, आपने ये फैसला जिस तरीके से आया है, अभी हमारे साथ डॉक्टर सैयद हैं, उन्होंने जो बातें समझाने की कोशिश की कि शरिया भी कई तरीके का होता है कि आप अपनाते क्या हैं, लेकिन सीधा सीधा सवाल ये है कि अगर इस मुल्क में, इस देश में एक बड़ी न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका ही है, हमारे चारों स्तंभ में से एक बड़ा स्तंभ ही न्यायपालिका का है, तो फिर ऐसी अदालतों की जरूरत ही क्यों है कि मस्जिद में अदालत चले और लोगों को न्याय दिया जाए? देखिए, पहले मैं ये बता दूं, डॉक्टर साहब ने जो भी बातें की, मैं उनकी भरपूर तरीके से हिमायत करता हूं और पूरी तरीके से तायद करता हूं। जो भी वो बोले बहुत अच्छा बोले। और जहां तक के आप बात कर रहे हैं शरई अदालतों की, आप बात कर रही हैं, शरई अदालतों में लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और शरई अदालतों में लोग जा रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं और चक्कर लगा लगा के वापस आ रहे हैं शरई अदालतों में, और उनको उनके मसाइल जो हैं उसके अंदर वो और उलझते चले जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपकी रिपोर्ट सुनी और सुबह से मैं कई चैनल्स के ऊपर डिबेट में शामिल हो चुका हूँ, कई चैनल्स के ऊपर बातचीत कर चुका हूँ कि मद्रास के अंदर ये फैसला आया
तो सवाल ये है कि क्यों आया, क्या प्रॉब्लम हुई वहां के ऊपर। वहां के ऊपर जब लोग शरई अदालतों में गए और उनको वहां इंसाफ नहीं मिला तब वो लोग कोर्ट गए। आज क्या मामला को लेकर शायद अब्बास साहब से हमारा लिंक टूट रहा है। बहरहाल जितेंद्र साहब, जितेंद्र खुराना जी, जिस तरीके से उनको उनका इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हाँ। जी 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 अब्बास साहब, मिलना चाहिए, कहीं से मिले। लिहाजा शरई अदालतें लगाई जा रही हैं, मगर शरई अदालतों के अंदर वो लोगों को इंसाफ मिल रहा है कि जो लोग पूरी तरीके से शरई अदालतों के ऊपर हावी हो जाते हैं और अपनी चीजें शरीयत के ऊपर मनवा लेते हैं, जिसकी इस्लाम में शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्हीं शरई अदालतों की जो आप बात करें, जो आपने बात कही, जो पॉइंट आपने रखा, जो मुस्लिम समुदाय है वो खुद इस तरीके की अदालतों से परेशान हो चुका है। वो चाहता है कि ऐसी अदालतों पर रोक लगे, लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो कहते हैं कि अगर ऐसी अदालतों पर रोक लगेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं से आप धर्म के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, धर्म को आड़े हाथों ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा किया जाता है मुस्लिम समुदाय में, धर्मगुरु इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं? ये देखिए, पूरी तरीके से इसके लिए धर्मगुरु रिस्पॉन्सिबल है और मैं मानता हूं इस चीज को कि इसके अंदर धर्मगुरु जो है वो वो फैसला सही नहीं करते। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फिक़े जाफरी का मामला, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। मैं यूसुफ अब्बास साहब के पास दोबारा जाऊं, अब इस जितेंद्र खुराना साहब के पास आती हूँ। खुराना साहब, एक बड़ा फैसला जी अब्बास साहब, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, शायद आपकी आवाज़ प्रॉपर्ली नहीं आ रही है। खुराना साहब, जो एक बड़ा फैसला लिया गया है, एक जो हम देखते हैं कि हालांकि हमारे दोनों मेहमानों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन जो मैंने सवाल उठाया, मुस्लिम धर्मगुरु उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। उनका कहना है कि शरिया अदालतों का होना बहुत ज़रूरी है इस देश में, क्योंकि हमारी न्यायपालिका में अभी भी कोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कोर्ट्स में जजेस की कमी है, दबाव बहुत ज्यादा है। अगर ऐसी अदालतें नहीं होंगी तो न्याय भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये जो एक दलील दी जा रही है, किस हद तक इसको एक्सेप्ट किया जाए? नहीं, एक तो विषय के ऊपर मुझे बोलना है और एक आपने अभी जो मुझसे पूछा है एग्जैक्टली ये प्रश्न, पहले मैं आपको इसी प्रश्न में कहूँगा, ये जिस भी सेक्ट के मजहब के मौलाना या इमाम ने ये कहा है, ये एक टेंडेंसी है, कोई ना कोई बहाना निकाल के लाते हैं वो। कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमेशा, जैसे अभी 3 तलाक के मुद्दे के ऊपर भी जो एफिडेविट दिया गया बोर्ड्स द्वारा, उसमें कहा गया कि नहीं, अगर नहीं 3 तलाक नहीं होगा तो मुस्लिम पति अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। ऐसे कई मतलब कुछ ना कुछ हास्यास्पद आपको हमेशा ही मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ बोलना है जो लगे कि कोई ना कोई हम जैसे डिफेंस कर रहे हैं। तो ये अब या तो वो भारत के संविधान को माने, पूरी तरह माने, और ऐसा कह के तो वो भारत के संविधान का अपमान ही कर रहे हैं ना एक प्रकार से, कि कोर्ट्स नहीं कर सकती। कोर्ट्स आप कर पा रहे हैं, आप कर पा रहे होते तो ये अब्दुल रहमान तो मुस्लिम है, उनके जो वकील हैं सिराजुद्दीन वो भी मुस्लिम हैं, ये दोनों मुस्लिम से मिलके हाई कोर्ट में, जो कि सेक्युलर कोर्ट है, वहाँ अपील करी कि भाई हमें बचाइए, ये शरीयत जो चला रहे हैं इससे हमें बचाइए। तो एक तरफ जो उम्मत जिसे कहा जाता है, मुस्लिम समाज आपसे बचने के लिए भाग रहा है और आप बता रहे हैं कि हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो यानी कि पूरी तरह गलत साबित हुए। तमिलनाडु में ये तो अभी क्योंकि समाचार सामने आया है, तमिलनाडु में बहुत सी घटनाएं हैं, मैं आपको संक्षेप में काफी विवरण दे सकता हूँ। ये तो शरीयत अदालत चल रही है, जहाँ पे जैसे रामेश्वर एक जो यहाँ पर है, वहां से रामनाथपुरम चेन्नई के 500-525 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे स्थानीय जमात है, उस जमात का नाम है मुस्लिम जमात ताजुल इस्लाम संघ। वहाँ उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, और नीचे लिखा हुआ है सौजन्य। वहां पर कोई भी गैर मुसलमान हिंदू, कोई भी हिंदू है वो नहीं जा सकता, वो नहीं, वहां का रहने वाला कोई भी व्यापार उनसे परमिशन लिए बगैर नहीं कर सकता। तो ये तमिलनाडु सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? ये कोर्ट जो चल रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार को अपनी लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सब पता ना हो? इसीलिए सरकार की नाक के नीचे हो रहा, मांगी गई है। ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा था। गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट जो मुस्लिम अपीसमेंट करी है, उसकी बहुत बड़ी टेररिज्म से संबंधित भी जो अभी ISIS के भी जो वहां से निकल के आ रहे हैं, इसके ऊपर हम शोध करें, बहुत कुछ निकल के आएगा। मैं पहला दोष यही कहूंगा कि जो वहां की सरकार है उसने मुस्लिम अपीसमेंट करी है। क्रिश्चियन अपीसमेंट तो तमिलनाडु में बहुत भयंकर जा रही है, लेकिन मुस्लिम अपीसमेंट में भी कोई कमी नहीं रखी हुई है। पहला दोष सरकार का है, वहां की सरकार का है।
सीधे तौर पे डॉक्टर सैयद, सरकार का दोष है ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और साथ ही इसी यही वजह है कि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार इस पर स्टेटस रिपोर्ट दे, उनसे भी एक सवाल किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लगता कि एक जो कमी रह जाती है हर बार, इस तरीके की जब गलत फैसले शरिया कानून की तरफ से सुनाए जाते हैं, शरिया अदालतों की तरफ से सुनाए जाते हैं, आम तरीके से ख़ास तौर से शादी विवाह से जुड़े हुए जो मसले होते हैं, आपको नहीं लगता इसमें सीधे तौर पर अगर पिसती हैं तो महिलाएं पिसती हैं, मुस्लिम महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय होता है, और यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि शरिया कानून को ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर खुद आपके समुदाय की महिलाएं इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, तो क्यों नहीं फिर तमाम मुस्लिम संगठन और मुस्लिम धर्मगुरु एक जगह पर आकर इसका विरोध करते हैं? डॉक्टर देखिए, सैयद, ऐसा है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ सियासत ज़्यादा है, मजहबियत कम है। मजहब पे सियासत जो है वो हावी हो चुकी है, और हर आदमी जो उसका वोट बैंक बनाना चाहता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर वो मुसलमान है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि हम लोग जो हो ये कहें हमारे यहाँ की औरतें जो हैं वो इस तरह जुल्म सितम की आपने शिकार सियासत हों। की बात की, लेकिन सर यहाँ पर महिलाएं अगर आवाज उठा रही हैं, महिलाएं महिलाएं कौन सा आवाज सियासत उठा कर रही हैं तो उनके साथ ज्यादती हुई होगी। हाँ, हुई है, जो महिला, हाँ हुई है, हम मानते हैं। तीन तलाक के मसले को लेकर वो जो- 99% हाँ, महिलाओं ने जिनके- सीधे तौर जिन पर लोगों कहा के कि इसे यहाँ- बंद होना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ ये जो है सही लोग नहीं मिलते, सही उलमा नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, खाली मस्जिद के इमाम बन जाते हैं, उनके यहाँ ये सब दिक्कतें तो 100 में आती से तो हैं। 99% ऐसे ही हो गए सर, 99% क्योंकि अगर 99% महिलाएं ये बात यही कह तो- रही हैं तो 99% उलेमा और मौलाना गलत काम अब कर रहे उलमा हैं। की बात न कीजिए, हमारे यहाँ जो उलमा बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत समझबूझ के फैसले करते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको मौलाना साहब, और लेकिन मौलाना साहब मैं जो जो- आप करिए, कंप्लीट करिए आप। जी, लेकिन ये कि आप जितने मौलाना हैं सबको एक कैटेगरी में मत रखिए। हमारे यहाँ जाहिलों की तादाद या जो है मसनूई लोग ज्यादा आ गए हैं, जिसकी वजह से ये सब लेकिन चीजें गड़बड़ हो अफसोस रही इस हैं। बात का है कि जो लोग बिल्कुल सही अफसोस है, हैं हमें भी वो अफसोस भी है। वो आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? जो सही है वो भी आखिर उन्हें नहीं, डर किस बात का वो है? आवाज उठाते हैं, और बाकायदा गैदरिंग में, जैसे हम क्या नाम है, बहुत सी जो है सर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है आप सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है, वो उन्होंने तक ने अब विरोध किया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उन्होंने विरोध कर दिया 3 तलाक का। अभी कुछ पल पहले ये जो विरोध मैं बता रही थी कि लोग क्या क्या कहा जा रहा है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ही कहा जा रहा है। तो ये विरोध तो है, गलत विरोध हो रहा है। उनका जो है वो पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर जो है सही फैसले करता तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला खतीब अकबर वो सामने ना आते, और उसकी जो है वो वरासत इस वक्त मौलाना यासूब अब्बास साहब के पास पहुंची हुई है। हम लोग उनसे बड़ी उम्मीद करते हैं। ये चीज आप उनसे पूछें। चलिए एक जानकारी में इस्लामी जी, अभी इन्होंने कहा पढ़े लिखे नहीं है, वो आपको मैं बताऊं शरीयत कोर्ट्स में जो कोर्ट्स लगा रहे थे वो बकायदा जैसे ये कॉलर्स लगाते हैं ऐसे करके पूरी ड्रेस पहन के आते थे। कॉलर थोड़ा डिफरेंट कलर का था, और वो जैसे पूरी न्यायपालिका पूरा नोटिस जा रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हम पूरी तरह जो है अंडर लॉ ये काम कर रहे हैं। मतलब जज जैसे लगता है जज की तरह बैठते हैं, ऐसे कोर्ट चल रहे थे। बिल्कुल, जो कि गलत तो है। इसमें पढ़ा लिखा कैसा है? बिल्कुल, पढ़े लिखे तो है ही है। नहीं, उनकी जो है वो सनद जो है उसकी जांच करना जरूरी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अशरफ जिलानी साहब जुड़ चुके हैं। मौलाना अशरफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सुदर्शन न्यूज़ में। और एक बड़ी बहस हम सीधे तौर पर कर रहे हैं तमिलनाडु को लेकर। मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला आया है कि गैर कानूनी जो शरिया अदालत चल रही थी उन पर बैन होना चाहिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस फैसले से, और आपको लगता है कि वाकई आज की तारीख में ये ज़रूरत बन चुकी थी? क्योंकि कई शरिया अदालतें हैं जो गलत फैसले सुना रही हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग ही परेशान हो रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है मैडम। मेरे कहने का मतलब यही है कि जिन मस्जिदों में शरिया अदालत चल रही है वहाँ के काजियों को देखा जाए कि काजी की क्वालिटी कितनी है, उसकी इल्मी लियाकत कितनी है, कुछ भी हो, और वो इल्मी बैठ लियाकत कैसे होने के सकता है? बाद वहाँ का सिस्टम क्या है। अगर सिस्टम में ऐसा है कि शरिया अदालत एक कागज में फैसला दे दिया जाता है तो मैं ऐसी अदालत का विरोध करता हूँ। जिस तरह से हम रायपुर में शरिया अदालत चलाते हैं, एक शख्स लेकिन आता है, अशरफ साहब मस्जिद में जो भी चीजें होनी चाहिए वो धार्मिक चीजों से जुड़ी हो, धार्मिक कर्मकांड हो, धार्मिक पद्धति से धर्म से जुड़ी हुई चीजें हो। मस्जिदों में इस तरीके से न्याय के लिए एक पूरा कोर्ट बना देना, ये कहाँ तक जायज है? बिल्कुल नहीं, शरई तौर पे जायज है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक इबादत का दर्जा रखती है साहब।
शरई अदालत भी इबादत का दर्जा रखती है। तो क्या आप धार्मिक स्थलों पर कोर्ट बना दिया जाए, कोर्ट नहीं तो लगाया जाए, न्याय किया जाए? नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल। अगर वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग ही ये कहें कि गलत तरीके से चल रही है, इबादत करने वाली जगह पर अगर गलत फैसले सुनाए जाते हो सर, तब आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, अगर गलत फैसले सुनाए जाते हैं तो उसका विरोध हो, उसकी खोजबीन हो। अगर वो फैसले से हमारे मुतमईन नहीं है तो वो कोर्ट में जाए, हमें चैलेंज करे। हमें चैलेंज क्यों? आपके पास अधिकार किसने अधिकार दिया है आपको ऐसी कोर्ट बनाने का? आप पहले तो ये बताइए ना। सेकुलर मुल्क में हैं आप, लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। आप ये तो इस्लामिक स्टेट हो गया। ये जो आप चला रहे हैं ये इसी तो इस्लामिक स्टेट कहा जाता है। यही तो ISIS की आइडियोलॉजी है कि पूरी के पूरी तरह उसको कब्जा कर लेना कानूनी व्यवस्था को। अच्छा, मेरी बात सुनिए। आर्टिकल 25 के नजदीक, आर्टिकल 25 के तहत जो हमें आजादी मिली क्या है, आजादी मिली है? क्या हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शरिया अदालत नहीं चला सकते? आप कॉन्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते हैं पर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। एक बात याद रखिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र खुराना है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम, ज्यादा मत बोलिए। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। आप जो संविधान को यूज करके संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, ये तो इस्लामिक स्टेट हो गया। आप सेक्युलर स्टेट के अंदर इस्लामिक स्टेट चला रहे हैं। चलिए सेक्युलर स्टेट के अंदर शरिया अदालत के ये बारे तो में, आप इस्लाम के देशद्रोह बारे में का काम कुछ कर नहीं रहे जानते हैं। जितेंद्र भाई। ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। बैठाइए मेरे सामने। जितेंद्र जी और मौलाना अशरफ जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं तो लौटेंगे। तो एक सवाल जो उठ रहा है, दरअसल सवाल ये है कि हम जिस देश में रहते हैं, मौलाना अशरफ साहब यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर सैयद भी हैं, डॉक्टर मौलाना सैयद साहब भी हैं, मुस्लिम मामलों के जानकार हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ लखनऊ से भी मौलाना अब्बास साहब भी जुड़े हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की न्यायपालिका पर हमें भरोसा होना चाहिए। तो एक ये बड़ा सवाल है कि अगर हमारे मुल्क में न्यायपालिका की एक बड़ी व्यवस्था है तो फिर ऐसी सेकेंडरी व्यवस्था की जरूरत ही क्या है? क्या हम खुद अपने यहाँ की देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं कर रहे, भरोसा नहीं कर रहे? इस सवाल के साथ लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से बहस बड़ी कर दी है, बहस छिड़ दी है कि आखिर शरिया अदालतों की ज़रूरत क्यों है जब हमारे देश में ही कानून की बड़ी व्यवस्था हो। चारों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले मैं मौलाना अशरफ जिलानी साहब से जो जिक्र चल रहा था, अशरफ साहब के पास ही चलना चाहूँगी। अशरफ साहब, जो एक सवाल बड़ा उठा था, आप शरिया अदालतों की बात कर रहे हैं, आप ये मानते हैं कि कई बार शरिया अदालतों में गलत फैसले सुनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम जिस मसले को लेकर आज मद्रास हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है, जिस केस को लेकर, उसमें साफ तौर से जो याचिका करता है अब्दुल रहमान, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए, ध्यान से सुनिएगा, मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। यानी खुद मुस्लिम समुदाय के ही लोग, मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहन ये चाहते हैं कि ऐसी अदालत, ऐसे कानून पर पाबंदी लगे। फिर प्रॉब्लम क्यों है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। उनकी याचिका बहुत अच्छी लगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि शरई अदालत में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कम इल्मी है, जो जिनका तजाहुल आरिफाना किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो उनको अगर काजी बना दिया गया और वो अगर फैसले कर रहे हैं तो उसके बाद मैं बिल्कुल मानता हूं कि क्या देश की कानून व्यवस्था पर आपको, क्या मौलाना साहब बिल्कुल आपको उस पर विश्वास नहीं है? अगर देश में कानून व्यवस्था है, फिर ऐसी अदालत की जरूरत क्या है? मैडम मेरी बात सुनिए, लावनी मैडम मेरी बात सुनिए जी, कि या तो मुझे जब बोलता हूँ ना तो आप बिल्कुल खामोश रहिए। आप बोले लेकिन सवाल पूछना मेरा हक है, आप उसका जवाब दें। सुनने के लिए भी बुलाइए। हाँ ठीक है मौलाना अशरफ साहब, बोलिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो शरई अदालतों में अगर काजी कोई जाहिल बैठा है या किसी अप्रोच के तहत बैठा है तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। मैं इस फैसले का विरोध करता हूं जिससे मुस्लिम समुदाय को धक्का पहुंचता है, मुस्लिम समुदाय में परेशानी उत्पन्न होती है। मैं ऐसे फैसले के विरोध करता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी बहुत इस्तकबाल करता हूं। इसलिए भाई जाहिर सी बात है, जब शरई अदालतों में अगर फैसले सही नहीं होंगे तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं कहता हूं काजी आप इस तरह से सवाल यही है कि अगर काजी साहब गलत हैं, आप खुद मान रहे हैं कि गलत व्यक्ति वहां पहुंच रहा है, तो फिर ऐसी जगहों की जरूरत ही क्या है? ऐसी व्यवस्था की जरूरत ही क्या है? कानून व्यवस्था पर आप विश्वास रखें ना। जितेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे, जितेंद्र खुराना साहब कुछ कहना चाहते हैं। जितेंद्र जी कंटिन्यू करें। देखिए, तमिलनाडु
कि ऐसी जगह की जरूरत नहीं है, ऐसी जगह की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्यों है? जरूरत है? ये जब आज की- देश में एक ये बड़ी आज कानून की नहीं है, व्यवस्था ये है, उमर फारूक की हमारे आजम देश में सुनिए। न्यायपालिका है, तो क्यों जरूरत है ऐसी अदालतों की? जिलानी साहब, अच्छा, मेरी आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सुन्नी ऐसी समुदाय से जगहों हैं? की अदालत अगर मैं नहीं जानना होती तो चाहता मेरी हूं। माँ बहनों की इज्जत रोडों पे आ जाती। जिलानी साहब, सर आपने क्या बात कर रहे हैं? अब मैं नहीं, एक मिनट जितेंद्र जी, इन्होंने बोला कि माँ बहनों की इज्जत सड़क पर आ जाती। अशरफ साहब, बहुत माफी के साथ कह रही हूँ कि आपके समुदाय की महिलाएं ही, मुस्लिम महिलाएं 99% महिलाएं कहती हैं कि शरिया कानून की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कैसी बात कर रहे हैं आप? उन्हें फोन पे तलाक दे दिया जाता है, उन्हें पत्र के जरिए तलाक दे दिया जाता है। उनकी इज्जत का तो जिस तरीके से रहती है, अगर वो परेशान नहीं होती तो आज 3 तलाक का विरोध नहीं कर रही होती, आज मेरी शरिया बात कानून सुनिए, का उस विरोध पर नहीं कर रही तबादला होती। ख्याल हो चुका है, उस पर तबादला ख्याल हो चुका है। आप जिस मैटर के लिए मुझे बुलाई है ना, आज उस मैटर पे सिर्फ गुफ्तगू कीजिए मुझसे। दरअसल प्रॉब्लम ये है मैं जितेंद्र, बात थोड़ा सा करूं? प्रॉब्लम यही है, मैं एक सवाल के साथ आपका जवाब चाहूंगी। प्रॉब्लम यही है, दरअसल शरिया अदालतों पर अगर रोक लगाई जाएगी तो कहीं ना कहीं से 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मसले उठेंगे और वहां पे परेशानी होगी। जितेंद्र साहब, जिलानी साहब, हेलो जिलानी साहब। जी फरमाइए। जिलानी साहब, आप सुन्नी समुदाय से आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो आपने पहली बात तो शरीयत पूरी तरीके से भारत के अंदर, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, लेकिन जब सेक्युलर स्टेट का अर्थ होता है कि धर्म जो है किसी भी प्रकार से कानून में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 25 वर्शिपिंग देता है, लेकिन क्योंकि पवित्र कुरान और हदीसों में बहुत सारे अल्लाह और हजरत साहब द्वारा निर्णय दिए गए हैं, तो इसलिए आपको ये लगने लग जाता है कि अब हम कानून भी अपना चलाएंगे। तो देखा जाए तो इस्लामिक स्टेट और सेकुलर स्टेट में क्या अंतर रह जाएगा? यानी कि आप सेकुलर स्टेट को इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं, मतलब एक सेकुलर स्टेट के अंदर इस्लामिक स्टेट चल रहा है। अब उसमें क्रिमिनल लॉ भी आता है, उसमें ये भी आता है। जाने साहब, मैं आपको पूरा सुन रहा था। उसमें क्रिमिनल लॉ भी आता है, उसमें यह भी आता है कि चोर जो अगर स्त्री हो पुरुष हो, मेरे ख्याल से 5वें सूरह की 38वीं आयत अगर आगे पीछे हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, सूरह नंबर 5 है। चोर कोई भी हो, हाथ काट दो उसके। इस प्रकार के और जो हुदूद कानून हैं और इस प्रकार से जिना के कानून हैं, तो क्यों ना उनको भी लागू किया जाए। नहीं, मेरी बात सुनिए, जवाब दूं? हाँ दीजिए ना। शरई कोर्ट का एक दायरा है, निकाह, तलाक और विरासत। हाँ, तो वो आप सिविल है ना, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। आप नहीं डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे ये कि हमें सिविल चाहिए और क्रिमिनल नहीं चाहिए। इस देश में शरीयत पूरी तरीके से खारिज होगी, क्योंकि ये एक सेकुलर स्टेट है। आप समझ लीजिए, आप इससे इत्तेफाक सहमत हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी भी धर्म, मैं हिंदू होते हुए कहूंगा, एक मिनट, हिंदू लॉ नहीं होगा, सेकुलर स्टेट होगा, कोई इस्लामिक स्टेट नहीं होगा। आप सेकुलर स्टेट कैसे? नहीं, हम होने नहीं देंगे। ठीक है जितेंद्र, ठीक है। मौलाना यूसुफ अब्बास जी के पास जाऊंगी मैं अभी। मौलाना यूसुफ अब्बास साहब, आप सुन रहे हैं ये जो तर्क दिया जा रहा है मौलाना अशरफ जिलानी की तरफ से, आपने पूरी बातें उनकी भी सुनी, आप उनकी बात से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जहां तक के शरई अदालतों का मसला है, शरई अदालतें अपने काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे रही हैं और शरई अदालतों से लोग ऊब चुके हैं और अवामुन्नास बुरी तरीके से शरई अदालतों तो ऊब चुकी है, क्योंकि शरई अदालतों के अंदर उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जब उनको इंसाफ शरई अदालतों में नहीं मिल पा रहा है तो आज आपके केसेस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया शिया पर्सला बोर्ड ने एक मॉडल निकाहनामा तैयार किया और मॉडल निकाहनामा तैयार करके उसके अंदर राइट ऑफ डाइवोर्स हमने औरत को दिया और राइट ऑफ डाइवोर्स हमने औरत को दे के हमने बाकायदा उसका मीडिया में ऐलान किया। मैं खुद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड गया और मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों से मिला और जिम्मेदारों से मिलकर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे निकाहनामे को देखें। ये कुरान पाक की आयतें और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की हदीसें और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है हमारा निकाहनामा। लेकिन अशरफ साहब, लेकिन अब्बास साहब यहाँ सवाल सीधा है और एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के अंदर मौलाना यूसुफ अब्बास हमारे निकाहनामे के ऊपर कोई विचार नहीं किया। ठीक है, सुनिए, मेरी बात भी सुन लीजिए मौलाना यूसुफ अब्बास जी, मेरी बात भी सुन लीजिए। सवाल सीधा है, सीधा सवाल ये है कि अगर आपके देश में, आप जिस देश में रह रहे हैं, अरे अब्बास साहब सुन लीजिए, तलाक का इशू जो है,
आज ये इस्लाम को कितना बदनाम कर रहा है। मौलाना यूसुफ अब्बास साहब, ये सुन लीजिए जो मैं कह रही हूँ। आप इस्लाम के बदनाम होने की जब अगर बात कर रहे हैं तो सवाल सीधा सीधा है कि जब आप जान रहे हैं, आपका समुदाय ये जान रहा है कि ऐसी शरिया अदालतों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, गलत फैसले लिए जा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं खुलकर ये बात कही जाती है कि बंद करो पूरे देश में जो भी शरिया अदालतें चल रही है। आज मद्रास हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की में ये अपील होनी चाहिए कि देश भर में चल रहे शरिया अदालतों को बंद कर दिया जाए। क्यों नहीं खुल के ये बात आप लोग कह पा रहे हैं? मैडम मैं बोलूं, जवाब दूं मैं? एक सेकंड जिलानी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं अब्बास साहब से पहले इसका जवाब चाहती हूँ। नहीं, आप बहुत आप जिलानी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए शरई अदालतों में जिलानी साहब आ रही हूँ आपके पास। अंजाम नहीं दे पा रही हैं, और जब शरई अदालतें अपने काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रही है, तो आज मामला हमारा हाई कोर्ट के अंदर जा रहा है, मामला हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहा है। आपके समाज की, आपके मुस्लिम समुदाय की औरतें आज हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके यहाँ से वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है मौलाना अगर जिलानी आपके साहब, यहाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे? बंद कर दो, मेरी बात या सुनिए। कोर्ट ठीक है, में अब्बास साहब, मैं अब्बास साहब, नहीं ठीक है, जाना जिलानी चाहता साहब को हूं भी सुन लिया कि जाए। शरई अदालतें लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। सवाल ये कि इंसाफ मिलना चाहिए औरत को, इंसाफ कहीं से भी ठीक है, मिले, मौलाना वो अशरफ इंसाफ नहीं जिलानी मिल रहा है। मौलाना यासूब अब्बास साहब, आपके बयान से पूरी दुनिया उठ चुकी है। 3 दिन से झूठ बोल रहे हैं आप, 3 दिन से झूठ बोल रहे हैं। कुछ जानते हैं शरीयत के बारे में? आप ये सब अब जहाँ पे डेकोरम मेंटेन कीजिए। आप साहब भी कह रहे हैं और झूठा भी बना रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है साहब। बिल्कुल वो जो बोल रहे हैं ये हमारे बड़े मोहतरम मौलाना है, आपको मालूम नहीं है? आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। इनको आप झूठा कहेंगे तो हम भी पैनल से आपको झूठा कहेंगे, आपके बुजुर्गों को झूठा कहेंगे। मुझे बोलने लिहाजा आप मेरे बुजुर्ग को जाइए, मैं उनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। पूरी शिया कम्युनिटी जो है यासूब अब्बास साहब की बड़ी बहुत एहतराम करती है, उनके एक एक जुमले को मानती है। ठीक है डॉक्टर, आप उन्हें झूठा कहेंगे, आप वापस लीजिए जबान। मौलाना जिलानी, मैं चाहूंगी कि पर्सनल ना हो, पर्सनल ना हो। लावनी जी देखो, मैं निश्चित रूप से ठीक नहीं, है, ये पर्सनली हो, आप पॉइंट पे रहते हैं। शब्द वापस लेना चाहिए अपने। मजहब आप झूठा पुटा ये सब बातें ना कीजिए, अपनी बात कीजिए। शिया क्या करते हैं, शिया क्या नहीं करते? नहीं, आप अपनी बात कीजिए, हम लोग झूठे हैं। जी 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 लेकिन आप झूठ ना बोलिए। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। मैं आप लोग से नोट करूंगी, पर्सनल मत हो। ये मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जिलानी साहब, एक सेकंड, मैं चाहूंगी जिलानी साहब को जरा फेड उनका डाउन किया जाए, बिकॉज मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता एमएल शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो फैसला आया, आपने देखा, आप चंद मिनट पहले आए और आपने देखा कि ये कैट फाइट शुरू हो चुकी है। ये एक बड़ा फैसला जो आया है, अब एक दलील दी गई है मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से कि हमारे देश के कोर्ट पर, हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर इतने ज्यादा दबाव है कि अगर ऐसी शरिया अदालतें ना हो तो वो और भी ज्यादा दबाव में आ जाएगी। देखिए, मैं दो बात आपको कहता हूँ। मुझे लगता है हर किसी को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जी। मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर बहुत साफ है। जो संविधान में निश्चित की गई अदालतें हैं, केवल उन्हीं को कोर्ट माना जाएगा। उसके अलावा आप कोई दूसरी तरह की कोर्ट कहीं नहीं लगा सकते, नंबर 1। दूसरा, हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म हैं। अलग अलग धर्म का मतलब है हिंदू लोग अपने ढंग से जिंदा रहते हैं, और दूसरे लोग जो कि हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म के हिसाब से ईश्वर की पूजा करते हैं, उनका अपना अलग धर्म है। किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे के परिवार में उंगली करे या हस्तक्षेप करे। अगर मुस्लिम धर्म के अनुयायी जो मुस्लिम अपने धर्म के रीति रिवाजों से अपना घर चलाते हैं, तो किसी दूसरे धर्म के किसी भी व्यक्ति को, चाहे भले ही वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे नेता हो, उसको कोई अधिकार नहीं हो जाता कि वो उनके व्यक्तिगत कामों में, व्यक्तिगत परिस्थितियों में अपनी ओर से कोई भी कानून इम्पोज करे, कोई भी कंडीशन इम्पोज करे। तीसरी बात, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। शरीयत जो अदालतें, जिनको आप शरीयत अदालत का नाम देते हैं, वो इन लोगों का अपना एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को ये लोग अपने झगड़ों को उसी के अंदर सुलझाते हैं। 4 बुजुर्ग बैठ के, 4 वो लोग बैठ के जिनको की इज्जत देते हैं, जिनकी बात मानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट, नहीं रुकिए। आपके देश की कानून की व्यवस्था मुझसे ज्यादा आप नहीं जानते। 20 साल पहले 30,000 में 1 या दुक्का डाइवोर्स का मैटर हुआ करता था। आज के टाइम में 6 महीने के अंदर शादी के बाद, नहीं, 1 मिनट रुकिए, नहीं, पहले पूरी बात करनी दीजिए, पूरी बात कंप्लीट करनी दीजिए, पूरी बात कंप्लीट, प्लीज पूरी बात करनी दी। आज के टाइम में 6 महीने के अंदर शादी के बाद डाइवोर्स लेने के लिए पति पत्नी 30,000 में खड़े हो जाते हैं। आज के टाइम में अदालतें डाइवोर्स के मैटर से भरी जा रही हैं। लेकिन इस बात की मैं दाद दूंगा
कि मुस्लिम लोग कम से कम अपने झगड़े खुद सुलझा तो रहे हैं, आप उनको अदालत में अरे घसीटने सर के क्या लिए बात कर नया रहे पंगा हैं, मत मुझे बहुत कीजिए। अफसोस हो रहा है शर्मा साहब। 99% मुस्लिम महिलाएं हैं जो आज शरिया कानून की वजह से परेशान हो चुकी हैं। माफ कीजिए, कोई 99% कोई परवाह नहीं है, 99% कोई महिला नहीं है, 2-4 तरफ से महिलाओं की तरफ से फोन पे तलाक दे दिया जाता है, चिट्ठी लिखकर तलाक दे दिया जाता है। जिस तरीके से परेशान, इसे आप ठीक है, कहेंगे? उनके देखिए उनके घर से उनको अगर तलाक दिया जाता है तो उनके पास दोनों राइट हैं, या तो हुआ घर के बुजुर्गों और समाज के बुजुर्गों के साथ बैठ करके मसले को सुलझाएं, अगर वो उनसे संतुष्ट नहीं है, जैसे कि इसी मसले में मद्रास हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति जो है अपनी पत्नी के साथ में एडजस्ट करना चाहता था, वो गया, वो संतुष्ट नहीं हुआ उनके बातों से, हाई कोर्ट में आ गया। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा, मुसलमान कहीं ये नहीं कहते कि आप कोर्टों में नहीं जा सकते, आइए ना, कोर्ट बंद नहीं है इन लोगों के लिए, लेकिन अगर आप ये कहें आपकी जानकारी अधूरी है, मेरी जानकारी आपकी जानकारी अधूरी है, आपको जानकारी अधूरी होगी, आपकी जानकारी अधूरी होगी मिस्टर, आपकी जानकारी अधूरी होगी। नहीं, कोई फोर्स नहीं होता, आप यहाँ फोर्स होते हैं, आप फोर्स कर रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हैं। जी नहीं, रहमान ने बोला है कि आई वाज फोर्स्ड टू साइन द एफिडेविट, ठीक है, मेरे को तलाक देना है, ठीक है, परवाह अगर उनके तो उसके पास रास्ता खुला है ना, वो आए ना, he was forced by वो आए हाई कोर्ट में, उसके लिए मना नहीं है, he was forced by that अगर उसको invalid court, अरे कहाँ कहा गया है कि हाई कोर्ट नहीं जा सकता, वो जाएगा, पर वो हाई हाई कोर्ट, आप कैसे रोक सकते हैं उनको? नहीं, ये मुसलमानों का अपना अधिकार है कि वो अपना सिस्टम कैसे चलाएं। आप कौन होते हैं बोलने वाले बीच में? हम इस देश के नागरिक होते हैं, सेकुलर आप स्टेट देश के है, नागरिक अपने लिए बात करिए, आपको राइट नहीं है दूसरे में हाथ डाल, आप क्या करेंगे? आप फांसी में चढ़ा देंगे उनको, आप गोली मार देंगे उन लोगों को, आप उनके घर में क्या करेंगे? आप कैसे रोक सकते हैं उनको? Who are you? अरे आप होते कौन है दूसरे परिवार में गोली डालने वाले, बोलने वाले? संविधान के ऊपर है, देश का संविधान आप पढ़िए पहले, आपके संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि आप दूसरे के परिवार में आप हाथ डालेंगे, उनको बोलेंगे, कंट्रोल करेंगे। आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आपका कोई कानून नहीं कहता, आपका कोई कानून नहीं कहता, आपका कोई कानून नहीं कहता कि आप किसी, आपका कोई कानून। सुनिए मिस्टर शर्मा, सुनिए, आप जो कोई भी है, आप पर्सनल बात मत करिए मिस्टर खुराना, अगर पर्सनल बात करने में तो कोर्ट में आइए, मैं बात करूंगा, आ जाओ, कौन पूछता है तुम्हें यार, फालतू बात कर रहे हो? आप होते कौन है दूसरे के घर में हाथ डालने वाले? आप होते कौन है? कैसे चला रहे हैं आप होते कौन है? हम होते हैं देश के नागरिक, नहीं है, देश के विभाजन के बाद सेकुलर स्टेट बना है, आप रोक के दिखाइए, जी और अमर शर्मा जी, आप जितेंद्र कुरान जी, जितेंद्र कुरान जी और अमर शर्मा जी, अमर शर्मा जी, हाथ और डालिए और बता दूं मैं, सुनिए, जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं संभाली आज, जो व्यक्ति घर के परिवार में नहीं जानता, तो दूसरे के परिवार को क्या संभालने के लिए आगे बढ़ रहा है? तुम्हारे इस देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप इस देश के नागरिक नहीं है। नहीं अमर शर्मा जी, इस चीज के मैं खुद आपको इस चीज के लिए अलाउ नहीं करूंगी कि आप देश के प्रधानमंत्री पर पर्सनल कोई कमेंट करें। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए संभाली, हम कहीं और चले जा रहे हैं, आप हम एक लॉजिक देखिए, जवाब दे दो। अरे तो 76 परिवार का दर्द तो हो पहले, अरे जो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता है उसका दर्द किसी को नहीं पता। आज मुसलमानों के घर में हाथ डालने जा रहे हैं। तमिलनाडु में कौन सी बीजेपी की सरकार है? कोई भी हो, तमिलनाडु से क्या मतलब? 76 जवाब में दो, जब सेकुलर स्टेट बना तब बनता नहीं है, चिल्ला रहे हो आप, कांग्रेस की सरकार थी। अरे किसी की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अमर शर्मा जी, अमर शर्मा जी और जितेंद्र कुराना जी, अमर शर्मा जी, अमर शर्मा जी, मैं आपको सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री को यहाँ बैठकर कुछ कहने का कोई अधिकार किसी को नहीं है, ये अलाउ मैं नहीं करूंगी आपको। अमर शर्मा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि हमारी बहस नहीं हो। तो मसला बड़ा हो चुका है, तमाम तरीके से विरोध भी है, तमाम तरीके से समर्थन भी है, और ऐसे में सवाल यही है कि देश का कानून अगर है तो हमें तमाम तरीके की अदालतों की जरूरत क्यों है? ब्रेक से पहले जिस तरीके से यहाँ पर गर्मा गर्म बहस हुई है जितेंद्र जी और अमर शर्मा जी के बीच, मैं डॉक्टर सैयद के पास आना चाहूंगी। सिर्फ ये कहती है दूसरी कोई अदालत नहीं चलेगी और वो सही है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर सैयद। अगर कोई भी ग्रुप
कोई भी संगठन, कोई भी समुदाय अपने बुजुर्गों के बीच के एक फोरम बनाता है जिसमें वो किसी के भी झगड़े सुलझाता है, उसको कहते हैं काउंसलिंग। उसके लिए तो हमारी कोर्ट खुद कहती है कि आप कोर्ट में मत आइए, आप काउंसलिंग कीजिए, अपने झगड़े आपस में सुलझाइए। क्यों आते हैं कोर्ट में? डॉक्टर सैयद और उस काउंसलिंग को कोर्ट के साथ में ये कहती प्लीज मिस्टर खुराना, प्लीज मिस्टर खुराना के आधार पे नहीं होती छोड़िए, है। किसी इस्लामिक कुरान के या हदीसों के आधार पे नहीं होती है। उनका अपना घर में झगड़ा कोई भी सॉल्व कर सकता है, उनका अपने मतलब घर में झगड़ा कोई भी सॉल्व कर सकता बिल्कुल है, नहीं। लेकिन अगर वो हस्तक्षेप डॉक्टर सैयद मैं चाहूंगी कि आप इसमें इंटरवीन करें। एमएल शर्मा जी और जितेंद्र खुराना जी, बाकी के 3 मेहमान भी मेरे पास है, बाकी के 3 मेहमान हैं, उनको भी सुनते हैं। एमएल शर्मा जी और खुराना साहब 3 मेहमान और हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। शर्मा साहब प्लीज, ये नियम भी डॉक्टर नहीं, मौलाना ये पूरी बात बीच में अधूरी बात छोड़ते हैं। अच्छा ठीक है, शॉर्ट करिए, शॉर्ट में बोलिए जब सर। काउंसलिंग होती है उसमें एक कंडीशन होती है, काउंसलिंग में दोनों पक्ष सहमति करके झगड़ा निपटा लेते हैं, गुड। अगर नहीं निपटा पाते हैं, किसी को भी आपत्ति है, तो वो आपके सरकार की जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कचहरी, वहां जा सकती है। अगर ये सिस्टम है, अगर ये सिस्टम हमारी कोर्ट कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं इनके पास। डॉक्टर सैयद, डॉक्टर सैयद, डॉक्टर सैयद, डॉक्टर सैयद, फोर्स्ड टू साइन द एफिडेविट कि आप व्हाटएवर वे, व्हाटएवर ये आप काउंसलिंग जवाब दें, डॉक्टर सैयद आप जवाब दें। वो हाई कोर्ट आ सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं है। हाई कोर्ट आने के, वो आज हाई कोर्ट आया है, इसीलिए ये ऑर्डर किया कोर्ट ने। साहब और एमएल शर्मा साहब प्लीज, अब डॉक्टर सैयद से मैं इसमें इंटरवीन करना चाहूंगी। डॉक्टर सैयद आप इंटरवीन करें सीधे तौर पर। ये जिस तरह के शर्मा साहब कह रहे हैं कि ये काउंसलिंग सिस्टम है एक तरीके से, क्या आपको लगता है कि वाकई वो काउंसलिंग सिस्टम रह गया है? क्योंकि यहाँ पर तो एक तरफा फैसला सुना दिया जाता है, महिलाएं विरोध करती हैं, या इस फैसले में तो पुरुष ने ही विरोध कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि गलत हो रहा है, इसीलिए आवाज उठ रही है? बड़े बुजुर्गों के बीच बैठकर फैसला करना और ऐसे जी। और मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ कि मियाँ बीवी के जो फैसले हैं वो जज्बाती होते हैं, वो घर का ही आदमी उसको जो है वो सुलझा सकता है। पुलिस और अदालत या डंडे के बल पे न मियाँ को समझाया जा सकता, न बीवी को समझाया जा सकता। ठीक है। ये समाज है, समाज आपका कितना अच्छा है, आपके जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में रहते हैं वो कितनी अच्छी है, कितनी प्योर है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छे लोग मिल गए तो बात जो है वो अच्छे तरीके से गुजर जाती है। अगर आपको जो है वो कुछ लोग जो है वो क्या मैं शरीयत का नाम लेकर के और जाहिल टाइप के मिल गए, जिनको शरीयत मालूम ही नहीं है, उसकी अलिफ बे नहीं मालूम है, वो बन करके काजी बन जाते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है, काजी नूरुल्लाह शुस्त्री आगरा में। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हम इस बड़े मसले पर हम ये चर्चा कर रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से जुमे की नमाज के लिए सरकारी मुलाजिमों को 90 मिनट का ब्रेक देने की बात कही गई थी, लेकिन वोटों का ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर आवाज उठाई गई। सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और असर अब यह हुआ है कि इस फैसले को उत्तराखंड सरकार को वापस लेना पड़ा है। ये खबर हमने लगातार कल चलाई, इस मसले पर बड़ी जानकारियां ली, बड़े तरीके से चर्चा की और इस खबर का असर है सीधे तौर पर उत्तराखंड सरकार ने अपना ये फैसला वापस लिया है, क्योंकि किसी भी तरीके से 90 मिनट का वक्त देना पूजा पद्धति के लिए अगर एक समुदाय को दिया जाता है तो वो सभी का अधिकार है। और ऐसे में उत्तराखंड सरकार कटघरे में आई, तमाम विपक्ष ने इस पर सवाल खड़ा किया और सुदर्शन न्यूज ने खास कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाया था और उसका असर है कि उत्तराखंड सरकार को इस मसले को, इस फैसले को वापस लेना पड़ा है। ये फैसला भी उत्तराखंड सरकार का सिर्फ एक कम्युनिटी के वजह से, वोटों के खातिर था। और आज जो कुछ भी हो रहा है, बहस का एंगल दो तरफ है, लोगों के विचार दो तरफ हैं, पूरे देश में एक ही चीज आ रही है, वो सिर्फ वोटों की राजनीति है। बिल्कुल, यही तो ये बहुत बड़ी बात व्यक्तिगत मसले में, शर्मा साहब आपने बहुत बड़ी बात मसले में, समाज के मसले में किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने मसले पर आ जाते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं। नहीं एक मिनट जितेंद्र जी, शर्मा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सियासत होती है तमाम तरीके के तुष्टीकरण के लिए, बहुत अच्छी बात कही है। तो यही चीज तो यहाँ पर भी लागू हो रही है। अगर यही चीज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अगर सवाल उठता है या इस तरीके की अदालतों को लेकर आवाज उठती है, तो यहाँ पे भी तो सियासत होने लगेगी। मुझे 2 लाइनें बोलनी है। जी जितेंद्र जी, हमारे घर में भी झगड़ा अगर कभी हो जाता है, हम घर में तो आपसी में हो जाता है एक फैसला, वो एक डिस्कशन है जिसे काउंसलिंग कहा जाता है। लेकिन एक आप धर्म ग्रंथ लेके आए कि जो फैसला होगा ये कुरान और हदीस के आधार पर होगा और वो भारत के संविधान से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और निर्णय लेने वाले के व्यक्ति को बिठाया गया और इसको मानना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो उस व्यक्ति ने क्या कहा है। He submitted that he too had become a victim once he had approached the council to reunite. He was forced to sign. आप
ठीक है, वो हाई कोर्ट आ गया ना। आप एक बात बताइए, अरे वो हाई कोर्ट के लिए उसके रास्ता आप- खुला है ना। चुप रहिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप किसी नहीं, धर्म एक से ऊपर मिनट, कैसे बता एक सकते मिनट, हैं? एक आपका मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बाद में बना है, उससे पहले आपके कुरान बने नहीं, हुए हैं, लेकिन उससे पहले सवाल गीता ही और महाभारत है, है। सवाल कैसे ही कह सकते है हैं डॉक्टर constitution सैयद, से ऊपर डॉक्टर है? सैयद, लवली, डॉक्टर कमाल की सैयद बात के है लास्ट भैया। कमेंट के साथ, डॉक्टर सैयद के लास्ट कमेंट के साथ मैं एक लाइन कहूंगा। सैयद साहब, मैं- देश आप में- कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं बात को? सैयद साहब, सैयद सीधी साहब, सी बात तो है। हाथ हाथ काटो ना, हाथ पैर तो आप हाथ पैर काटिए, काटो। आप करिए ना, उसके बाद तो हाथ पैर- परिवार के झगड़े को हाथ पैर काटने से चलिए, मैं मुझे थोड़ा मुझे रहता। मुझे मुझे IPC डिबेट यहाँ में समाप्त करना आपने पड़ेगा, आपने ये नहीं चर्चा किया, यहाँ खत्म पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी। किया। सवाल आप बड़ा ये कानून था, बना नहीं किया है। सवाल आपसे सीधा जो किया सीधा जाए है, करिए देश ना। के कानून किसी पर ने क्या मना नहीं भरोसा किया नहीं है। है, लेकिन देश आप के किसी कानून के पर भरोसा परिवार नहीं है, में कानून हाथ पर नहीं भरोसा डाल करना सीखे। सकते। बहरहाल वैल्यू समय नहीं का मैं कोई बहुत बहुत वैल्यू शुक्रिया, नहीं बहुत बहुत आपकी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मतलब सेंट्रल न्यूज में अभी बस इतना ही। देश भर के तमाम खबरों के लिए आप देखते किसी भी रहिए धर्म का सुबह कोई से। व्यक्ति क्यों ना हो,